हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के कलम से निकला हुआ उनका प्रथम सशक्त यथार्थपूर्ण उपन्यास गबन, जिसको हम 4 भागों में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम उसका 5वां भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप उपन्यास को सुनें और अपने मित्रों में भी शेयर करें, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, और लाइक अवश्य करें। तो अभी तक हमने देखा कि जालपा, जो कि अपने माँ बाप की अकेली कन्या होती है, उसका विवाह रमानाथ नामक एक युवक से होता है जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। शादी में अधिक खर्च हो जाने के कारण वह पत्नी के ही गहने चोरी कर लेता है और अपने पिता को दे देता है, और पिताजी सुनार को वापस कर देते हैं। उसको स्वयं मांगने में शर्म आती है। रमानाथ, जो कि मध्यवर्गीय युवक का प्रतिनिधित्व करता हुआ, उसी के समान झूठ बोलता है और अपने वास्तविक स्थिति को ना बताकर बड़ी बड़ी बातें बताता है, जिससे जालपा को यही लगता है कि मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध हैं और पैसे होते हुए भी मुझे गहने नहीं बनवा कर देती है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है। और रमानाथ को विवश होकर नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, और रमानाथ 30 रुपये महीने की नौकरी प्राप्त भी कर लेता है, पर उसके खर्चे इतने अधिक होते हैं कि वह पैसे भी उसको कम पड़ जाते हैं, और वह उधारी पे कुछ गहने भी बनवाता है जो कि भविष्य में उसके लिए घातक होते हैं। और धीरे धीरे वह लोग पिक्चर देखने और सैर सपाटे पर भी जाने लगते हैं। वहीं रतन नाम की एक महिला से मुलाकात हो जाती है जालपा की, और दोनों सहेली बन जाती हैं। और जालपा को उसने चाय पर भी बुलाया और यह लोग उनके घर गए, और घर जाके रमानाथ को पता चला कि यह शहर के सबसे नामी गिरामी वकील हैं। और इसके आगे का भाग हम अब आज प्रस्तुत करेंगे। रतन और जालपा की बातचीत होती है तो रतन अपने मन की व्यथा बता देती है। वकील साहब उससे उम्र में 2 गुने बड़े हैं और 2 गुने से भी ज़्यादा बड़े हैं। वकील साहब लगभग 60 की उम्र के हैं और रतन अभी 20-25 साल की है। वह उसकी दूसरी पत्नी है। परिवार वालों ने गरीबी और अभाव के कारण रतन की शादी पंडित जी से कर दी। रतन देखने में उतनी सुंदर नहीं है, पर जालपा उससे लाख गुना अच्छी है। दोनों की मित्रता आगे बढ़ती है और वो लोग आपस में बातें करती हैं। उनके कोई बच्चा नहीं होता, जिससे रतन बहुत दुखी होती है और अपनी मनोव्यथा जालपा के समक्ष प्रस्तुत करती। बात बात में उसकी नज़रें जालपा के कंगनों पर पड़ती हैं, और वह कहती है कि अपने पति से कहकर मेरे लिए भी ऐसे ही कंगन बनवा दो, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। आगे की बातचीत देखते हैं। रतन: बहन, मेरे पति देवता हैं। अभी भी कभी उस स्त्री की चर्चा यदि आ जाती है, यानी उनकी सौत रतन की, तो वह रोने लगते हैं। रतन कहती है, मैं उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितनी ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारे कंगन बहुत सुंदर हैं। जालपा: हाँ, बड़े अच्छे कारीगर ने बनाए हैं। रतन: मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते हुए डर लगता है, ना जाने क्या मिला दे। मेरी सपत्नी जी के सारे गहने रखे हैं, पर वे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से कहकर मेरे लिए भी ऐसे ही कंगन बनवा दो। जालपा: देखिए, पूछती हूँ। रतन: आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसको पास बुलाऊं और किसके पास जाऊं, किसी से परिचय नहीं है। न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मैं बात करूं। 1-2 महिलाओं को बुलाया है, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर ही रहना अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बुलाकर जटना चाहती थी। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक नहीं दिया। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते हुए लज्जा आती है। तुम घड़ी आधी घड़ी के लिए रोज़ चली आया करो बहन। जालपा: वाह, इससे और अच्छा क्या होगा। रतन: मैं मोटर भेज दिया करूँगी। जालपा: क्या ज़रूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन: ना आने जाने और तुम्हें छोड़ने का जी नहीं चाहता।
मेरा मन पता नहीं क्यों होता है कि तुम्हारे साथ बैठी रहूं। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य भाग्य तो नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे विश्वास नहीं आता। लो, वह आ भी गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे? जालपा रमा से, क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसे कंगन कितने दिनों में बना देगा। रतन, ऐसा ही क्या कंगन बनवाना चाहती है? रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, क्यों नहीं बना सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे? जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकते। वह क्या कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह मर जाएगा पर यह लफ्ज ना करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह से जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह माँ से यह न कह बैठे कि शराब से पूछ कर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही शराब से कह दूंगा, तभी भी 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को ही मेरे घर चाय पे आइएगा। रतन ने निमंत्रण से हर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे थे। जालपा तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको देर हुई? रमेश, नहीं, अभी अभी तो आया हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, यह रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब के इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आऊँ। जानते हो ना वकील साहब कि एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना और बाकी सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूँगा। कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की ज़रूरत न मजूर की, उन्हीं मूसलचंद को रंगा दूँगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा होगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा, जो कहूँगा वह जहाँ चाहे वह काम करेगा। कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए हैं, आप अपने साले को कहीं नौकर रख चुके हैं ना? रमेश, अभी 6 और बाकी, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तभी सब चीज़ें जुटा सकूँगा। कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आ जाएं। रमेश, यह बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भंबड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठल्लुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमी ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू कर दिया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों ने घंटों बर्बाद किए। दफ्तर जाने से पहले एक बार मुआयना ज़रूर होता।
दफ्तर जाने से पहले और तीनों काम में जुट जाते और विवाद भी हो जाता। कमरे में आईना कहाँ रखना? दयानाथ जी कहते, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इनकी कह सकता था न उनकी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ था। फिर क्या यह जरूरी है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय में और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखाने में की सभी बातों में अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना रखा है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पे राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आप भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने के शौक से भरे हैं या आपको शौक चढ़ आया है? दयानाथ, अंग्रेजों की नकल तो बहुत बुरा समझते थे, लेकिन चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरी, गिलास, लोटा, तसला किसी में भी उन्हें आपत्ति न थी, लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरों में मेज़ कुर्सियां नहीं होती हैं, फर्श होता है। अपने कुर्सी मेज़ लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग का तो बना ही दिया है। आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या आधा तीतर आधा बटेर? कोट पतलून पर चंगेसिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझाया कि दयानाथ जी की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकरा गए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम बताइए। एक आपका वही गिरंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। खूब मानता हूँ दयानाथ, यह तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली चाहे जो कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेज से कम नहीं, और पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आ गई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ कि कहीं कमरे में न चली है, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिताजी हैं और यह है मेरे दोस्त रमेश बाबू। लेकिन उन दोनों सज्जनों से न हाथ मिलाया और न जगह से हिले, सक पकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी और दूर से ही नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने शराब से तो कह दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बन रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था ना कि अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेने में जरा न झिझकता, पर वह जानता था कि वे सभी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसे में ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेस मात्र भी संकोच न होता। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। वह कुछ सकुचाता हो बोला, क्या? जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? शायद उसे याद न रहा होगा, उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर से अपनी थैली उठाकर 100-100 के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता।
रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसीलिए मैंने सोचा आपके सिर पर ला दूं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्दी से जल्दी कर डालती हूँ, विलम्ब में मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर तो बुला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करें? संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आँख फटी पीर गई। मुझे उन दोनों मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए? दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से आ निकला। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया और भौं चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ झेपते हुए बोले, क्यों, इतना क्यों बिगड़ रहे हो? मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। रमा, पक्का जलिया बना दिया है। और क्या कहते हो? आपके दिल में ऐसा सुभाव क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़ा पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवा आपने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी? जो कुछ खर्च करता हूँ ईमानदारी से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है और किसी को नहीं होती। वह अपनी सद्बुद्धि है। अगर इसे आप धोखा समझें तो आपको अख्तियार है। आप जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहे पूछ सकते हैं। मेरे खातिर ये झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार कर लिया है, उससे पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन को संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा लड़के चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हें सतपथ पर रखें। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा तो हो चुका। अब यह बताओ, उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के। रमा, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आँच ना आने पाए। किसी को कानो कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं हूँ, जो कुछ पूछेगा उसका जवाब दे दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो, मैं एक अच्छे शराब से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता नहीं। तुम चाहो 200-400 अपने पास से ही खर्च कर दो, पर यही समझेंगे कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी रहती है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसा नहीं करती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ तो कुछ तैयारी ही नहीं थी। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपये बताए थे, मैंने 600 रुपये लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई दी तो, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती।
वह अपनी सफलता पर खूब खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जरा जगा दिया। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ ही झूठ बोली। वह मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन थी। वकील साहब ना आए। दयानाथ ने उनकी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। रमेश बाबू बरामदे के बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न हुआ कि था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपने साथ से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारा घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उनके हुड़दंगेपन को व्यक्त कर रहा था। उनकी नीति में बहु बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए। आश्चर्य यह कि आज जालपा उन्हीं से मिल गई। रतन ने आज तक कंगन की चर्चा नहीं की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछला हिसाब जमा हो जाएगा, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसने अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्यों गंगू महाराज, है कोई नई चीज़ इधर? रमा के टालम टोल से गंगू इतना विरक्त हो गया था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीज़ें कितनी बनी और बिकी? आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। और इस तरह दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा नहीं मिला। रमानाथ, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनमें तकाजा करना पड़े। आज ये 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे। बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ रुपए जल्दी से वसूल नहीं होने। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज़ तकाजा करता और गंगू रोज़ हीले हवाले करता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया, कंगन न बने। रतन के तकाजे से डर के रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देगा तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं दे देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो। बस रोज़ आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल कर दी जो उसे पेशगी में रुपए दे दिया। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूँगी। तावान अलग। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस को दे देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, कभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं रुपए डकार जाए और चीज़ के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उसे रुपए लेकर किसी और दुकान पर दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूं। रमा, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपकी कंगन आपको मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढीले डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाइए तो मजाल है कि हीले हवाले करे। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उस दिन शाम को गंगू ने जब साफ जवाब दे दिया कि बिना आधे रुपए लिए कंगन ना बनेंगे, पिछला हिसाब ही बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है, 1 महीना की चीज़ है। अगर उन्होंने पेशगी रुपए दे दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा कर स्टाम्प ले लो और क्या करोगे? गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8 महीने का उधार नहीं होता, महीने 2 महीने बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन सी बड़ी बात है? कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीसकर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी? अब तक मैंने रुपए की फिक्र
की होती ना गंगू, मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझते। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात नहीं करना चाहता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे, पर वह किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में सर्राफ को कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता और सर्राफों को देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनना वणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए को कौड़ियाँ ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफ का चक्कर लगाया। बहुत चाहा कि किसी सर्राफ को झांसा दे दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को भी रात में नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी बता देता तो वह निहाल हो जाता। अपनी जान पहचान वालों में से उसे कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे अपने मिलने वाले से उससे सभी ने अपनी हाथ हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथ से खर्चा करता था। अब किस मुँह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दे दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे, कोई ऐसा मित्र ही नजर आ जाए जो उसके नाम फर्जी तार भेज दे। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आँख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा हो। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसको सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देख रही थी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसने धीरे से हिलाकर बोला, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ ले फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूँगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ? अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो तुम क्या सचमुच मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी ना रहा जाएगा। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, केवल मुंह देखे की प्रीत करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पास ने ही मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कब का चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते तो कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में अगर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपा रहे हो तो मुझे बता दो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसा? रमानाथ, ये तुम्हारा भ्रम है। जालपा, मैंने तुमसे कभी कोई पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझसे सच्चे दिल से चाहते हो। रमा, ये किस मुँह से कहूँ? जालपा, अच्छा मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढ़ा प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न करूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। जालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूंगी। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रमी हो। जालपा, सोच कर बताओ, मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ। मैं इसे खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर गृहस्थी में कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा है यहीं सीखा। या फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग में भी ऐसा आकर्षण नहीं। जानते हो मैं तुमसे ये प्रश्न क्यों कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूँ। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता। जालपा, ईमान से कहता हूँ तुम्हें कोई कमी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और मैंने आज तक ये बात सोचा भी नहीं। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है न रूप। बताओ। जालपा, बता दूँ?
मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊँ। जब मैं यहाँ आई थी तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते हुए मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाज ही नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी शंका है केवल। जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी पत्नी हो, हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देख कर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती, सर्राफों की रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ कुछ ना कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया। यह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अब सब रुपए अदा हो गए होंगे। रमानाथ, थोड़े बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमा, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमानाथ, दिल में कांप रहा था कि कहीं जालपा यह प्रश्न ना कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द भी कह देती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच लेते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाथ रे आत्मगौरव। रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार कर दिया हो। रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूँ तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगर की आदत होती है देर करने की। सुनार की खटाई मशहूर है, बस कोई और बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज़ ही लाऊंगा या फिर रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम मैं अपने ऊपर कैसे खर्च कर देता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा। जालपा को थोड़ी देर नींद आ गई। फिर रमा उसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। कहाँ से रुपए लाए? अगर रमेश बाबू से वह साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उसे किसी तरह न कहेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातः नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया था और बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूं। रसीद वही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी गई तो कह दूंगा कि मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया, इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए। उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उतार दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यहीं हैं। सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दे दी, क्योंकि यह मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी? रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह मैं घर पर करता ही क्या हूँ? अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपए हाथ आ जाएं, तो फिर 6 महीने में सारा झगड़ा साफ। मान लो रोज़ यह चांदी ना होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह रोज़ 5 रुपए भी मिल जाएं तो दिन भर
में और मिल जाएं तो 5-6 महीने में ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक जाता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा से नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला पहुंचा। रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूँगा। बिसाती ने मिन्नतें करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा ज़रूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ले ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपये केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ न मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उससे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल आया। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपये और वसूल हो गए। चिराग जले वह घर पहुंचा तो उसके मन में चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत नहीं आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाए, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिन में भी उसने 100 रुपये जमा कर लिए। उनमें से 1 पैसे का पान भी नहीं खाया। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आए, तो जवाब देता। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा रहता था कि कैसे महीने भर में वह मान न जाए। इतने दिन वह न बोलती तो शायद उस ऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूँगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा कि सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई थी और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को कोसों दूर रखना चाहती। जालपा ने कहा, तुम खूब आई। आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौटना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर मन ही मन सहम गया। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी शराब की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में बहुत समय लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत तो देखिए, कुछ नहीं तो 2 आदमी लगाए हुए हैं, पर शायद अभी एक ही ने से कम में चीज़ तैयार न होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा न पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में न पूरी हुई। आप उससे कह दीजिए मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियाँ पहनती होंगी, मेरे लिए ज़रूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई। कई दिन तो नगीने तलाशने में लग गए। क्षमा करिए रतन, मुझे कंगन नहीं पहनने भाई। आप मेरे रुपए लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने बहुत से देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी बना देगा। अब रुपए मांग रही हैं, शराब रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नज़रों से देखकर कहा, क्यों, रुपए क्यों ना लौटाएगा? रामानाथ, इसलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई जा रही है वह उसे कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है 6-7 महीने में बिके। सबकी पसंद तो एक सी नहीं होती। रतन ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भी वही भोगेगा। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपने यदि सर्राफ से दोस्ती की है तो आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ ना कुछ कह सकते हैं, तो मुझे उसकी दुकान आप दिखा दीजिए। यदि आप नहीं कह सकते तो आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता कर लूँगी। वाह, अच्छी दिल लगी है। दुकान नीलाम करा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता।
रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब मैंने रतन से रुपए लिए थे, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ले ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें सर्राफ की दुकान पर क्यों नहीं ले जाते? चीज़ आँख से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, अब मैं चीज़ लेना ही नहीं चाहती। रमा ने काँपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपके रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊँगा। रतन, पूरे रुपए लूँगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपये देकर टाल दे। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आ गया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विश्वंभर दास को दे दिया और मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विश्वंभर, और जो वह घर पर ना मिलेंगे वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द याद आए उसने उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसा पत्र उसके पास कितनी बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उससे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम, वह चाहें तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो हैं ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उसके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच घसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखना चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। अगर आज इन दोनों ने रुपए ना दिए तो फिर बात नहीं पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ। जब वह शतरंज खेलने के लिए बुलाए तो दौड़ा चला जाऊँ। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। आखिर विश्वंभर लौटा। मणिक ने लिखा, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर देखा जाएगा, चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकाली जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से यदि कदाचित आकाश की काली अभेग मेघराज की ओर वह ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सोचता, कान खुले होते पर कुछ सुनाई नहीं देता। तो आज हम लोग यहीं तक सुनेंगे। इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले भाग में, आगे की कहानी। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो आप कोई कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।